ठीक है, तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, हाउ 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 वी विल राइट अ रिसर्च रिपोर्ट, के बेस्ड रिसर्च रिपोर्ट हम किस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप आज हम जो है वो स्टडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, तो रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स और इन तमाम चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वैसे तो रिपोर्ट आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में, रिसर्च रिपोर्ट में और बाकी रिपोर्ट्स जो पब्लिश होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सही है बच्चे? तो मैं अब आपको जो है इसकी टाइप्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं देख लूँ, अच्छा सही है, ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस से मिल शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि हम किस तरह रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो होता है लास्ट स्टेप होता है इन अ रिसर्च स्टडी। ठीक है, इसमें ये बिल्कुल आखिरी स्टेप होता है जब आप अपना काम कंप्लीट कर चुके होते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। किस तरह जब रिसर्च प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो उसको रिपोर्ट राइटिंग का नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप पूरी चीज़ को समराइज करते हैं, पूरे डेटा को समराइज करते हैं। ठीक है, एंड रिक्वायर अ सेट ऑफ स्किल्स समव्हाट डिफरेंस फ्रॉम दोज कॉल्ड फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ द अर्लियर स्टेज ऑफ द रिसर्च। इनके आपने अर्लियर स्टेज में रिसर्च में क्या किया, क्या क्या स्किल्स यूज़ किए, क्या क्या आपको जो है चीज़ें जो हैं आपको हैंडल करना पड़ी, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, कौन कौन से आपने रिसर्च डिज़ाइंस दिए, कौन कौन सा मेथड और मटेरियल यूज़ किया। तो ये सारी तमाम चीज़ें किस में आ जाती है, रिपोर्ट राइटिंग में आ जाती है। ठीक है, अच्छा, दिस टास्क शुड बी कंप्लीटेड बाय द रिसर्चर। ये जो होता है रिसर्चर ही काम कंप्लीट करता है, उसका सुपरवाइजर नहीं करता, बाकी लोग नहीं करते। जो रिसर्च ही कर रहा होता है, स्टूडेंट या कैंडिडेट जो रिसर्च में ही एक्टिव होता है, तो वही इसको काम करता है जिसने ये काम किया हो, विथ हाईली केयर, बिल्कुल केयर के साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को, बारीक बिनियों को भी देखा जाता है। ही मे सीक द असिस्टेंस एंड गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर दिस पर्पस। अच्छा, रिपोर्ट, अब जाहिर बात है आप लोगों ने कभी रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिखी, तो जाहिर बात है आप किसी से जो है गाइडेंस भी ले सकते हैं, असिस्टेंट भी ले सकते हैं, अपने सुपरवाइजर से भी पूछ सकते हैं, अपने जो होते हैं सीनियर्स उनसे भी पूछा जाता है इस मकसद के लिए, क्योंकि जो लोग इस पे काम कर चुके हैं, जो ऑलरेडी रिपोर्ट राइट कर चुके हैं, तो उनसे पूछा जाता है। जस्ट लाइक आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपने कभी जो है वो रिपोर्ट राइटिंग नहीं की, आपने काम किया, लास्ट में जाहिर बात है आपके सीनियर भी आपके साथ होते हैं, सुपरवाइजर भी होता है, बाकी टीचर्स भी होते हैं। तो ये सारे लोग जब होते हैं तो आप लोग इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होती है। द पर्पज ऑफ रिसर्च इज नॉट वेल सेवरल अनलेस द फाइंडिंग आर मेड नोन टू अदर्स। ठीक है, इस रिसर्च का पर्पस कभी कंप्लीट नहीं होता, कभी जो है वो जो है फाइंडिंग्स अनकम्प्लीट है, जब तक जो है एक रिपोर्ट ना बनाई जाए, जब तक उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट ना की जाए, जब तक जो है लोगों को ना बताया जाए, जब तक कि वो रिपोर्ट पेश ना की जाए। ठीक है, अच्छा, स्टेप्स इन राइटिंग रिपोर्ट। अब असल टॉपिक ये है कि राइटिंग जब करते हैं, हम रिपोर्ट राइट अप करते हैं, तो कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो आप देखते हैं। ठीक है, सबसे एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सबसे पहला है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, आपका क्या सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है जिस पे आपने काम किया है। ठीक है, इट इज फर्स्ट स्टेप विच इज प्राइमरली कंसर्न विथ विद द डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आपने क्या क्या डेवलपमेंट लाया, क्या चेंज लाया, क्या अमेंडमेंट की, क्या काम किया। तो ये सारे जो है आपका किस में आ जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप यानी कि सब्जेक्ट के एनालिसिस मैटर में। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेन टाइटल और मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, आप सिलेक्शन करते हैं, मेन टाइटल लिखते हैं। मेन टाइटल को जो है आपको फुल हेडिंग के साथ जो है वो बोल्ड करके लिखना पड़ता है। जी बच्चे, हदीका, व्हाट डू वांट टू आस्क, क्या पूछना चाह रही हैं आप? जी बच्चे सर पूछे। आपकी फर्स्ट वाली हेडिंग का आवाज रुक गई थी सर, आपकी समझ नहीं आया ये एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर में। अच्छा, तो बच्चे एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ये होता है कि जो आप सब्जेक्ट यानी कि टाइटल लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, प्राइमरी जो है स्टेप होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट का सिलेक्शन या सब्जेक्ट जो होता है मेन टाइटल उसको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जो कि मेन बॉडी का टेक्स्ट होता है, मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट होता है जो सबसे ऊपर जो होता है वो मेन बॉडी का टेक्स्ट होता है। उसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई जो है अगर साइंटिफिक नेम है तो उसको साइंटिफिक नेम के साथ, प्रोटोकॉल के साथ लिख देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जीनस का जो कैपिटल वर्ड है और स्पीशीज भी कैपिटल वर्ड है, स्पेशल जो जो होगी वो किस में होगी, स्मॉल वर्ड के अंदर होगी। ठीक है, और इन दोनों को इटैलिक करना है। ठीक है, और अगर अथॉरिटी है तो अथॉरिटी को इटैलिक नहीं करना। तो इस तरह जो है आपका जो टाइटल जो होता है
वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होता है और वही जो है मैटर करता है। अगर उसमें इंप्रेशन आपका ख़राब गया, यानी कि सही नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक्स हैं या कोई और मिस्टेक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात वो रिपोर्ट्स रिजेक्ट की जाती हैं और आपके स्टेटस का भी पता चल जाता है कि आपने क्या काम किया है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट हाफ आपने क्या देख लिया, एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट एंड टाइटल होता है। इसके बाद क्या होता है, जो मेन चीज़ होती है वो होती है आउटलाइन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन कैसी बनाई जाए, ठीक है। आउटलाइन ये होती है कि आप कंटेंट बनाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, तो आउटलाइन बनाने के लिए आपको जो है कीज वर्ड्स जो हैं वो आपको चॉइस करने पड़ते हैं। जाहिर बात है, उसमें जो है हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स की भी सब हेडिंग्स होती है, थीम्स होते हैं, तो उसमें जो है आपको कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। असल में क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क होता है आउटलाइन, ठीक है, विच लॉन्ग विद इन वर्क्स आर विच लॉन्ग रिटर्न वर्क्स आर कंस्ट्रक्टेड, यानी कि एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें पता चल जाता है कि आपका काम किस नोयत का किया गया है, किस नोयत का काम है। बाज़ क्या करते हैं कि लोग सिर्फ जो है बुक देखते हैं, बुक का कंटेंट देख लेते हैं, जो कि आउटलाइन भी होता है, कंटेंट से पता चल जाता है कि इसके अंदर कितनी जान है, इस बुक्स के टॉपिक्स क्या क्या हैं, सब टॉपिक्स क्या हैं, थीम्स क्या है, तो उससे भी जो है वो पावर कितनी पावर है किताब के अंदर वो पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है। रफ ड्राफ्ट का मकसद ये होता है कि आप जल्दी जल्दी में चीज़ें गैदर करते हैं, रेफरेंसेस को मेंटेन कर लिया और सारी चीज़ें आपने लिख ली, लेकिन उसको चेक नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, तो वो सबसे पहले क्या होता है कि रफ ड्राफ्ट होता है, यानी कि आपने कॉपी पेस्ट किया, अपनी तरफ से लिख लिया, 7 8 10 12 पेज लिख लिए। अब आपने देखा कि मेरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन वो प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट होता है, वो रफ ड्राफ्ट होता है। उसके बाद 2 से 3 दफ़ा उसको रिव्यू किया जाता है, बहुत सारी मिस्टेक्स निकलती हैं, रीअरेंजमेंट सही नहीं होती, ईयर वाइज सही नहीं होते, ठीक है, और कुछ जो है रेफरेंस पहले आने चाहिए, कुछ बाद में आने चाहिए, या ये चीज़ इससे सूट नहीं करती, ये टॉपिक से इररिलेवेंट है। तो इस तरह की जो है बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, वो फिर फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करके उनको जो है वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट जो होता है वो पहले बनाया जाता है। सच स्टेप इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर टू राइट डाउन। उसमें क्या होता है कि वो रिसर्चर का फर्स्ट एक्सपीरियंस भी होता है, वो लिख भी रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आ रही होती है, लेकिन वो लिखता जा रहा होता है। ठीक है। वाट रिसर्चर टू राइट डाउन व्हाट ही हैज डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज रिसर्च स्टडी। तो वो सारी चीज़ें लिख रहा हो जाता है कि उसने रिसर्च में क्या क्या लिखा, क्या क्या किया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका फोर्थ जो स्टेप है वो है री राइटिंग एंड पॉलिशिंग द रफ ड्राफ्ट। जिस तरह मैं आपको बताया, फिर बाज़ों का पैराग्राफ चेंज करने पड़ते हैं, उनको रीराइट करना पड़ता है, या आप प्लेजरिज्म करवाते हैं। प्लेजरिज्म जो है वो +20% से ज़्यादा है। जब ज़्यादा होते हैं तो आप उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के लिए जो है आप पैराग्राफ्स को चेंज करते हैं, रीराइट करते हैं। ठीक है। पॉलिशिंग का मकसद ये होता है कि आप उसको जो है न्यूली मेकअप करते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट करते हैं, एडिशन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं, रेफरेंसेस को आगे पीछे करते हैं, टाइटल से अगर कोई चीज़ रिलेवेंट है तो सही है, अगर नहीं है तो आप उसको डिटेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं। तो इस तरह के डेटा को क्या कहा जाता है, री राइटिंग एंड पॉलिशिंग द रफ डेटा। ठीक है। इसके अलावा दिस स्टेप रिक्वायर्स मोर टाइम। ठीक है। ये अब कितने दफ़ा हो सकता है इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है। अगर आपका सुपरवाइजर बहुत अच्छा है, आपको 4 से 5 मरतबा भी वो एक जो है रिपोर्ट राइटिंग 4 से 5 दफ़ा आपको रीराइट करवा सकता है। ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह एडिशन करें, इस तरह ना करें। तो ये जो है डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट राइटिंग, ये जो है रिटन फॉर्म में सबसे मुश्किल काम यही है कि जब आपको रीराइट करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है। ठीक है। दिस स्टेप्स रिक्वायर मोर टाइम देन द राइटिंग ऑफ रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट तो आप एक दफ़ा बनाते हैं, लेकिन रीराइट और जो है रफ ड्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप बाज़-औक़ात 3 से 4 दफ़ा, 5 से 6 दफ़ा भी आप जो है इसको बार बार चेंज करते रहते हैं। द केयरफुल रिविजन मेक अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। जब केयरफुल रिविजन होता है, जब लोग रिव्यू करते हैं, अच्छे तरीके से देखा जाता है राइटिंग पीस को और उसको जो है स्टडी की जाती है, तब जाके एक अच्छा जो है रिटन फॉर्म के अंदर आपके पास जो है रिपोर्ट राइटिंग आती है। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 है प्रिपरेशन ऑफ बब्लियोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय बब्लियोग्राफी? बब्लियोग्राफी का मकसद होता है कि आप जो रेफरेंसेस लास्ट में देते हैं, चाहे वो बुक के फॉर्म में हो, मैगजीन के फॉर्म में हो, न्यूज़पेपर के फॉर्म में हो, या जो किसी और चीज़ के फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी हो,
ठीक है, रिसर्च पेपर की फॉर्म में हो सकते हैं, पॉम्फलेट की फॉर्म में हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो बब्लियोग्राफी कहलाती है। ठीक है, बब्लियोग्राफी आप देखेंगे आपको कभी कभार बुक्स के लास्ट में बब्लियोग्राफी मिलेगी, न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स के अंदर भी कभी कभार मिल जाती है, कभी कभार लाइब्रेरीज के अंदर मिल जाती है। यानी कि आपने जितना मैटर किया है, इकट्ठा किया है, या आथर्स को जो आपने कंट्रीब्यूशन देना है, तो वो सारी चीज़ें बब्लियोग्राफ में आ जाती है। ठीक है, द बब्लियोग्राफी विच इज जनरली अपेंडेड टू द रिसर्च एक्सपोर्ट, यानी कि आपने जितने भी रिपोर्ट, जितने भी आप अपेंडेड किया है, आपने रिसर्च की है, जितनी भी रिपोर्ट को आपने देखा है, वो आप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन अ लिस्ट ऑफ बुक, पॉम्फलेट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रिसर्च पेपर्स एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें के अंदर क्या किया जाता है, बब्लियोग्राफी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फॉर बुक्स, बुक्स में किस तरह किया जाता है, बुक में, अच्छा, इनके रेफरेंस देने के लिए उनका एक अथेंटिक वे होता है। सबसे पहले नेम ऑफ ऑथर। ठीक है, नेम ऑफ ऑथर में भी जो है लास्ट नेम पहले आता है। जस्ट लाइक मेरा नाम जो अगर फैसल हुसैन है, मैं आपको बल्कि समझा देता हूँ। अगर जस्ट लाइक मेरा नाम इसमें फैसल हुसैन के नाम से है, ठीक है, अब मैं बुक का रेफरेंस दूंगा। अच्छा, जस्ट लाइक एक मैं आपको बता दूं, मेरा नाम फैसल हुसैन है, मैंने एक बुक लिखी है जस्ट लाइक आइसोलेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, और ये बुक जो है मैंने 2016 में लिखी है। ठीक, अच्छा, और 2016 में लिखी है। ठीक है, और इसके अलावा ये पब्लिश हुई है स्कॉलर प्रेस जर्मनी से। इसके पेज जो हैं वो 460 है। ठीक है, अब जस्ट लाइक ये आपने रेफरेंस एक उठा लिया, इस बुक में से आपने कुछ चीज उठा ली। ठीक है, अब आप अपनी बब्लियोग्राफी में किस तरह इसको ऐड करेंगे, किस तरह आप इसको लिखेंगे, किस तरह आप इस पे काम करेंगे, रेफरेंस किस तरह देंगे। रेफरेंस देने का जो है सबसे पहले जो आप देखें तो क्या है, नेम ऑफ आथर। सबसे पहले आप नेम ऑफ आथर देते हैं, नेम ऑफ आथर क्या है, फैसल हुसैन, लेकिन इसमें भी लास्ट नेम फर्स्ट आता है, तो लास्ट नेम फर्स्ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हुसैन कामा फैसल। अब ये मैं आपको रेफरेंस जो है लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, फैसल हुसैन आ गया, ठीक, स्टॉप दे दिया। इसके बाद अब क्या क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके बाद लिखा जाता है ईयर। ठीक है, ईयर लिखने के लिए आपने कौन सा ईयर लिखा, 2016, सही है। इसके बाद कहते हैं टाइटल अंडरलाइन टू इंडिकेट इटैलिक। ठीक है, यहाँ तो टाइटल आप जो है अंडरलाइन देते हैं, इटैलिक को इंडिकेट करते हैं। यहाँ टाइटल जो होते हैं वो हमेशा आप बुक जो है वो इटैलिक करते हैं, लेकिन ये तमाम फॉर्मेट्स में नहीं है, किस में, कुछ कुछ जो ऐसे हैं उसमें फॉर्मेट्स में ये होता है। ठीक है, जस्ट लाइक आइसोलेशन ऑफ फंजाई। इसके बाद आपने क्या किया, टाइटल दे दिया। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर कहा जाता है कि इसको आप इटैलिक फॉर्म में दें, सॉरी, चलें दोबारा लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, आइसोलेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, कुछ का ये होता है कि आप इसको इटैलिक कर दें। ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसको आप इटैलिक करें, कुछ कहते नहीं इसको आप अंडरलाइन करें, बहरहाल जो है वो मर्जी होती है आप लोगों की। जब जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसके बाद पब्लिशर एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, पब्लिशर जस्ट लाइक मैंने लिख दिया स्कॉलर प्रेस है, तो आप स्कॉलर प्रेस लिख लेते हैं। ठीक है, स्कॉलर प्रेस लिखने के बाद आप क्या करते हैं, जिस शहर का नाम है, मुल्क का नाम है, वो मुल्क लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप लिखते हैं पेज नंबर। पेज को कभी सिंगल पी से यूज किया जाता है, कभी डबल पी से। ठीक है, इसको यूज किया जाता है 460। तो ये आपका एक रेफरेंस हो गया। ठीक है, ये रेफरेंस आपने जाके बब्लियोग्राफी के अंदर या रेफरेंस के अंदर लिखना है। तो इस तरह के आपको रेफरेंस मेंटेन करने होते हैं, यानी कि सेकंड नाम फर्स्ट आता है और पहला नाम जो है वो आगे चला जाता है। ठीक है, ये होता है एक जो है काम लिखने के लिए, या आप जो है बब्लियोग्राफी देते हैं। ठीक है, फॉर बुक्स, एक मिनट बच्चे, ठीक है, टाइटल होता है, यहाँ कभी कभार उसको इटैलिक किया जाता है। फिर प्लेस या पब्लिशर, कहाँ का पब्लिशर है। डेट ऑफ पब्लिकेशन का मकसद होता है अगर न्यूज़लेटर या कोई और चीज़ है तो आप उसको जो है
वो देते हैं, डेट के साथ देते हैं, किस डेट के साथ पब्लिकेशन। नंबर ऑफ वॉल्यूम, ये जो नंबर ऑफ वॉल्यूम है ये जो है एक तसलसल होता है कि इस बुक के कितने वॉल्यूम आ चुके हैं। जस्ट लाइक मैं लिखूं 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, वो वॉल्यूम यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। अब एग्जाम्पल नीचे मैंने दे दिए एग्जाम्पल, ये कोठारी लिखा हुआ है, कोठारी CR 1981, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये जो है पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है विकीज पब्लिकेशन आई थिंक, ठीक है। और पेज नंबर PP500। तो ये इस तरह से जो है आप बुक्स के लिए क्या करते हैं, आप बुक्स के लिए जो है इस तरह रेफरेंस देते हैं या इस तरह बिब्लियोग्राफी देते हैं। सही है बच्चे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट। जी बच्चे। सर ये सेपरेट किससे करा हुआ है, फुल स्टॉप से या कॉमा से? मैं बच्चे आपको दोबारा इंडिकेट कर देता हूँ। फुल स्टॉप से। ये जो है नाम, जो सेकंड नाम देते हैं, ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉमा, ठीक है। इसके बाद बाकी नाम हैं तो उनको एब्रीवेट किया जाता है, यानी कि अगर यहाँ हुसैन फैसल लिखा है तो यहाँ हुसैन F आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको दे देते हैं डॉट, यानी कि फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद ईयर लिखते हैं, ईयर के बाद फिर फुल स्टॉप आता है, ठीक है। इसके बाद आपने टॉपिक लिख लिया, ठीक है। टॉपिक कुछ जर्नल्स में कहा जाता है कि आप इस टॉपिक को क्या करें, एटालिक लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर फुल स्टॉप आ जाता है। अगर फिर कंट्री का नाम है या पब्लिशर है, असल में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। ये जो नाम है ये इसके बाद आता है, ठीक है, यानी कि पब्लिशर के बाद। पहले आप क्या देखेंगे इसमें, ये विकीज पब्लिशर है, इसको कामा देंगे, कामा देने के बाद आपने न्यू दिल्ली लिखा, न्यू दिल्ली इंडिया लिख के आपने फुल स्टॉप दिया। उसके बाद पेज नंबर जो है ये इस तरह से लिखेंगे PP.500, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये जो है एक मेथड होता है बुक को। जी अरीब, क्या पूछना चाहते सर ये हैं? नंबर ऑफ वॉल्यूम समझ नहीं आया। नंबर ऑफ वॉल्यूम में समझा देता हूँ आपको, ठीक है। नंबर ऑफ वॉल्यूम जस्ट लाइक जिस तरह ऐप के वर्जन्स होते हैं, डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, इसी तरह वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम और इश्यूज में फर्क होता है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, जस्ट लाइक मैं बता देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, जस्ट लाइक आप अंडरस्टैंड करें व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हम अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, एक मिनट। अगर आप जर्नल का वॉल्यूम देंगे, रिसर्च जर्नल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मकसद यहाँ पे होता है ईयर वाइज, ईयर वाइज, ठीक है। ये इस बात को गौर से समझिएगा, ठीक है। ईयर वाइज यानी कि हमने जो है ईयर वाइज हमने जो है पेपर निकालना शुरू किया। 2000 में हमने एक जर्नल पब्लिश करवाया, 2000 में, ठीक है। 2000 में हमने एक जर्नल, नया जर्नल था, हमने पब्लिश करवाया, ठीक। हमने वॉल्यूम इसका 1 दे दिया, सही है। उसके बाद हमने 2001 में, अच्छा ये साल में कितने दफा निकलता है, यानी कि ईयर वाइज हमने 2000 में हमने 4 जर्नल निकाले, ठीक है। 4 जर्नल हमने पब्लिश करवाए, ठीक है, 3-3 महीने के डिस्टेंस के साथ। 2000 में हमने 4 जर्नल पब्लिश करवाए, कितने डिस्टेंस के साथ, 3-3 महीनों के बाद, ठीक है। अब पूरे साल में 2000 में क्या होगा कि 2000 में वॉल्यूम तो फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि एक ही रहेगा, लेकिन इशू जो हैं वो 4 रहेंगे, ठीक है। इशू लिख लेता हूँ, इशू 1 2 3 4, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब 2001 जैसे शुरू हुआ, अब हमारा वॉल्यूम 2 हो गया, सही है। और इशू जो है हमारे वही सेम रहेंगे। मतलब सर जो जिस ईयर में स्टार्ट होगा वो फर्स्ट वॉल्यूम होगा। जिस ईयर में स्टार्ट होगा वो फर्स्ट वॉल्यूम होगा, ठीक है। उसके बाद अब जब कब अच्छा नेक्स्ट ईयर या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप पब्लिश करवाते हैं, वो आपका वॉल्यूम सेकंड होगा, ठीक है। ये मैं जर्नल्स की बात कर रहा हूँ, बुक्स भी इसी तरह तसल्सल के साथ होते हैं, ठीक है। ये हो गया 2001 का। इसी तरह 2003 में करेंगे, क्या होगा 2003 में, वॉल्यूम आपका कौन सा होगा, वॉल्यूम 3, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है वो ईयर बेस पे होता है, और इश्यूज जो है वो मे भी 4 हो जाए, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है, 7 भी हो सकते हैं, या 12 इशू भी हो सकते हैं। मंथली अगर आपका कोई रिसर्च जर्नल है, उसके इशू कितने हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, ठीक है। इशू चेंज हो सकते हैं 1 2 3 4 5। इससे मकसद ये होता है कि वॉल्यूम 3 इशू, यानी कि ये जर्नल
सेकंड टाइम पब्लिश हुआ है, थर्ड हुआ है या फोर्थ हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो वॉल्यूम और इशू में फर्क समझ गए। वॉल्यूम ईयरली बेस पे होता है और इशू जो है वो मंथली बेस पे भी हो सकता है, बाय मंथली बेस पे हो सकता है, यानी या जो होता है प्री मंथली बेस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इस पे आ गई वॉल्यूम और इशू में बात समझ आप लोगों को? जी बच्चे, या वंस अगेन रिपीट करूं इसको? नहीं सर, आ गई। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हर साल चेंज होता है और इशू जो होता है वो सेम रहे होता है। ठीक है, इशू को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन इशू 1 2 3 4 नंबरिंग के साथ होता है। अगर इस साल आपने 4 निकाले तो अगले साल आप 6 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, आगे चलते हैं। सही है, इसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के बाद फिर आ जाता है फॉर मैगजीन। अच्छा, तो मैगजीन के लिए क्या करते हैं? फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, इसके जो है रेफरेंस थोड़े से अलग होते हैं। किस तरह होते हैं? नेम ऑफ ऑथर पहले दिया जाता है, टाइटल ऑफ आर्टिकल, ठीक है, इन कोटेशन मार्क में टाइटल ऑफ आर्टिकल दिया जाता है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन, ठीक है, अंडरलाइन टू इंडिकेट इटैलिक्स, और द वॉल्यूम और वॉल्यूम नंबर, डेट ऑफ इशू, और जो है पेजिनेशन यानी कि पेज। अच्छा, इसका मकसद ये होता है नंबर 1 आथर, नेम ऑफ आथर, वही इसके अंदर रिपीटेशन होती है। आथर आपको जो है सेकंड नेम पहले देना है, फिर कॉमा, फिर एब्रीविएट कर देना है। अब यहाँ पे ईयर हमने डिस्कस नहीं किया। अच्छा, इस तरह हम इसको किस तरह हम रेफरेंस देंगे मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए? हम क्या करेंगे, जो टॉपिक होगा, जो टाइटल होगा न्यूज़पेपर का या जो मैगजीन में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसका जो है हम टॉपिक देंगे, लेकिन किस में देंगे? हम कोटेशन मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो है इसको जो है वो डिनोट करेंगे। ठीक है, और बाज़ औक़ात इसको अंडरलाइन भी किया जाता है, बाज़ औक़ात इसको इटैलिक भी लिखा जाता है। किसको? टाइटल को बाज़ औक़ात अंडरलाइन भी किया जा सकता है और बाज़ औक़ात इसको इटैलिक भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद द वॉल्यूम और वॉल्यूम नंबर। ठीक है, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम नंबर, अच्छा वॉल्यूम भी चेंज हो सकते हैं। जस्ट लाइक इस दफा लिखा है द बैंकर लिखा है, नेक्स्ट टाइम इसको बैंकर 2 के नाम से भी कहा जा सकता है, बैंकर 3 के नाम से भी आ सकता है। जिस तरह आप मूवीज में देखते हैं टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, 3, 4, 5, 6, वो वॉल्यूम चल रहे होते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी 1, 2, 3 के नाम से यानी कि हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है सिटी का नेम यानी कि कंट्री, ठीक है, और उसके बाद जो है वो डेट सितंबर 1971, पेज नंबर 90, PP 95। आ गया रेफरेंस समझ आप लोगों को? बाज़ औक़ात कुछ के जो है होते हैं वो वॉल्यूम नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके वॉल्यूम नहीं होते, वो एक ही दफ़ा बुक पब्लिश होती है तो उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, उसमें कोई वॉल्यूम लिखते भी नहीं है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? अब आगे चलते हैं, चलें आगे। सही है बच्चे। यस सर। ठीक, इसके बाद आता है एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर जिसमें वॉल्यूम्स में अगर नेक्स्ट वो वॉल्यूम जो आएगी उसमें अगर आथर चेंज होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है? नहीं, वो एक सीरीज चलती है। अगर जस्ट लाइक 3 आथर से एक आथर की डेथ हो जाती है या वो नहीं करता तो बाकी आथर जो है वो उसमें काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन बच्चे, सर यहाँ ये पे एक एयर यूज हो रहा है। बच्चे एक सुने, एक स्टूडेंट है सुंबल जाहिद, मुझे नहीं पता ये बच्ची कौन है, मैं तो नहीं जानता, मैं इसको ऐड ना करूं क्लास के अंदर? सुंबल जाहिद के नाम से बच्ची है। सर ये रमशा है, रमशा की बहन का नाम है ये। अच्छा, सही सही, तो मैंने बच्चा आप लोगों को पहले ही बच्चे समझाया हुआ है, मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। सब अपने नाम के साथ जो है वो एंट्री करें ताकि पता चले कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ठीक है, अब इस तरह नहीं हो कोई और स्टूडेंट आ जाए या कोई इररिलेवेंट स्टूडेंट हो कोई, वो भी क्लास अटेंड करें। तो इसलिए प्लीज तमाम स्टूडेंट्स में ये वंस अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अपने नाम के साथ अपनी आईडी बनाएं, नाम के साथ आप एंट्री करें ताकि मुझे पता चले कि यहाँ ये रिलेवेंट स्टूडेंट है। इस 1-2 दफा ये प्रॉब्लम हो चुके हैं। फर्स्ट जब ऑनलाइन लास्ट ईयर जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो 1-2 स्टूडेंट्स बाहर के आके उन्होंने थोड़ी डिस्टर्बेंस की थी। चलें, कोई मसला नहीं, आगे चलते। राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब हम दे देते हैं, बब्लियोग्राफी बना लेते हैं, ये रीराइट कर देते हैं, तब जाके एक फाइनल ड्राफ्ट जो है बनता है। उस फाइनल ड्राफ्ट को पढ़ा जाता है, देखा जाता है। ठीक है, उसके जो जो कमी पेशी होती है वो दी जाती है, अगर फार्मेटिंग सही नहीं है तो फार्मेटिंग भी की जाती है। ठीक है, द फाइनल ड्राफ्ट शुड बी रिटन इन अ कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल।
ठीक है, एंड इन सिंपल लैंग्वेज, और सिंपल लैंग्वेज में हो, इतना ज़्यादा ना हो, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकल ना हो। लेकिन हमारे जो ड्राफ्ट बनते हैं साइंटिफिकली, वो जो है टेक्निकल लैंग्वेज यूज होती है। एक होती है सिंपल लैंग्वेज जो को हर बंदा पढ़ सके, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर जो कहानियाँ लिखी जाती हैं या जो नावल लिखे जाते हैं, वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होती है। बाकी अगर आप साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ेंगे, साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो उसमें टेक्निकल वर्ड्स को यूज किया जाता है। इवन वो टेक्निकल वर्ड्स की एब्रीवेशन भी दी जाती है। आपको पता है बायोलॉजिकल की अपनी एब्रीवेशन है, बाकी सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी एब्रीवेशन होती है, तो वो भी यूज की जाती हैं। ठीक है, चलें बच्चे आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लेआउट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट का क्या लेआउट होना चाहिए, पेज वगैरह या जो टॉपिक्स होते हैं वो किस तरह आने चाहिए। ठीक है, लेआउट में क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट इज द नीड ऑफ प्रॉपर लेआउट। उसका प्रॉपर लेआउट होना चाहिए, प्रॉपर उसको जो है वो नजर आने। इट मीन्स व्हाट द रिसर्च रिपोर्ट शुड कंटेन, क्या क्या कंटेन है। सबसे पहले आ जाता है प्रिलिमिनरी पेज। प्रिलिमिनरी पेज में क्या हो जाता है, इसमें टाइटल पेज होता है, यानी कि फर्स्ट टाइटल पेज। फिर एक्नॉलेजमेंट है, किस किस को आप एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं, कौन कौन से लोग आप लोगों के साथ काम किया, किन इदारों का साथ रहा, किन इंस्टीट्यूट का साथ रहा, किन लाइब्रेरीज में आपने जाके काम किया या सर्वे किया। ठीक है, फील्ड का काम है तो फील्ड वालों को जो है वो एक्नॉलेज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ प्रीफेस। प्रीफेस ये लिखा हुआ है, जस्ट लाइक मैं आपको लिख लेता हूँ, ये शायद इसमें जो है कट गया है। इन द फॉर्म ऑफ प्रीफेस, आपने कभी कभार बुक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रीफेस की फॉर्म में हो सकता है, फॉरवर्ड की फॉर्म से हो सकता है। ठीक है, जिसको उर्दू वगैरह में आप पेश लफ्ज भी कहा जा सकता है, हरफ अव्वल भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम इनके होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है प्रिलिमिनरी पेज के अंदर, कंटेंट ऑफ टेबल्स, कंटेंट लिस्ट ऑफ टेबल। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ टेबल्स आप देते हैं, कौन कौन सी टेबल्स हैं। ठीक है, टेबल्स में जो आपने कैप्शन दिया हुआ था वो कैप्शन आप किस में करते हैं, कंटेंट में ले आते हैं। ठीक है, कंटेंट लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स। ठीक है, जितने भी आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, जितने फिगर्स आपने जो है रिपोर्ट के अंदर दिए हुए हैं, उनको भी आप कैप्शन क्या करते हैं, वो भी टेबल में आप जो है उसको मेंशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें प्रिलिमिनरी पेज में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी पेज में और भी बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बस यही चीज़ें इंक्लूड इसमें आती हैं। फिर आ जाता है मेन टेक्स्ट। इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं मेन रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद पूरी आउटलाइन इसमें जो है वो इंक्लूड की जाती है। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें क्या आ जाती हैं मेन टेक्स्ट के अंदर। अब बी है मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट की बहुत सारी टाइप हैं। मेन टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन टेक्स्ट सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का क्या मकसद होता है, इंट्रोडक्शन का मकसद ये होता है कि आप सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, उसका जो टॉपिक है, आप टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टॉपिक की इफादियत इंपॉर्टेंस आप बताएंगे कि टॉपिक को किस तरह लिखा गया। द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन इज टू इंट्रोड्यूस द रिसर्च प्रोजेक्ट। और इसके अलावा टॉपिक के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट को अभी इंट्रोडक्शन करेंगे, आपको क्या रिसर्च प्रोजेक्ट क्या दिया गया था, आपकी रिसर्च स्टडी किसके बारे में कंसल्ट है, उसका क्या मेन मकसद है, विथ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आप उनके मकासद और ऑब्जेक्टिव्स भी लास्ट में दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपने इन्वेस्टिगेट किया है, या आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको फर्दर स्टडी के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, इसमें आ जाती है इंट्रोडक्शन में। वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, पहले आप जो है इंट्रोडक्शन जो है इंट्रोड्यूस करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट अपने टाइटल के बारे में। उसके बाद आप जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे रिसर्च के, वो बयान करते हैं। ठीक है, फिर बैकग्राउंड, रिसर्च का बैकग्राउंड, और प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम, वो भी आप बताते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह से जो है हमने ये स्टडी कंडक्ट की है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट किए, या आप आगे ये भी बता सकते हैं इस काम को फर्दर जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो इसमें जो है जिस तरह मेथड जो होता है रिपोर्ट राइटिंग लिखने का, तो वो क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद फौरी क्या लिखा जाता है, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस को। ठीक है, और ये जो होता है रिकमेंडेशंस और फाइंडिंग, ये होती है नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। नॉन टेक्निकल लैंग्वेज का मकसद ये होता है, इसमें हम
डिफिकल्ट टर्म्स वगैरह यूज नहीं करते, क्योंकि फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन जो है वो पब्लिकली होता है, ताकि तमाम लोग पढ़ें, तमाम लोगों को पता चले कि किस चीज़ के बारे में स्टडी की गई है। ठीक है, तो ये नॉन टेक्निकल लैंग्वेज होती है। ठीक है, सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय ऑल कंसर्न। ऑल कंसर्न का मकसद होता है पब्लिकली हर बंदा जो है इसको रीड आउट कर सकते हैं, फाइंडिंग को रीड आउट कर सके, रिकमेंडेशंस को रीड आउट कर सके। इट शुड बी इन समराइज्ड फॉर्म। ये बिल्कुल समराइज होती है, एक पेज जो है, एक पेज इनफ होता है फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन के जो है वो उनको डिस्क्राइब करने के लिए। बाजू का इसको बुलेट्स फॉर्म के में यानी कि पॉइंट्स के फॉर्म में भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 आ जाता है मेन टेक्स्ट में रिजल्ट। ठीक है, अब जाहिर बात है आप रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। रिजल्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप जो है किस में दे रहे हैं, टेबुलेशन फॉर्म में दे रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें रिप्रेजेंट की जाती हैं। डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी विथ सपोर्टिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड चार्ट। चार्ट के अंदर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड स्टेटिस्टिकली समराइज्ड। अच्छा, राइटिंग रिपोर्ट के अंदर भी आपका जो डेटा है, जो रिजल्ट्स हैं, उसको भी स्टेटिस्टिकली समराइज किया जाए तो वो बेहतरीन है। ठीक है, हालांकि ये लाजमी होता है, कंपलसरी होता है कि आप उसको जो है स्टेटिस्टिकली समराइज करें। ठीक है, विदाउट स्टेटिस्टिकली समराइज वो डेटा आपका जो है वो इतना वैलिडेट भी नहीं होता और उसको इतना जो है वेटेज नहीं दिया जाता और स्टैंडर्ड नहीं समझा जाता। ठीक है, समराइज एंड रिडक्शंस ऑफ द डेटा रेदर देन द रॉ डेटा। अच्छा, रॉ डेटा देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, रॉ डेटा को जाहिर बात है आप क्या करते हैं, कंसील कर लेते हैं या अपने पास कॉन्फिगरेशन रखते हैं। बाकी समराइज डेटा जो होता है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीन, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, रेशियो, इस तरह से आप शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 आ जाता है इम्प्लीकेशंस ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, आपका काम क्या होता है? रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना। आपका काम क्या होता है? रिजल्ट को जो है आउटपुट देना, पब्लिश करवाना, पब्लिकली करना। इसके बाद इम्प्लीकेशन किसका काम है? स्टेट का काम है, रियासत का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि जो रिसर्च का काम